अपने घर का इंटीरियर करवा रहे हो या फिर इंटीरियर करवाने वाले हो या फिर अपने घर का रिनोवेशन करवा रहे हो या फिर रिनोवेशन करवाने वाले हो, लेकिन को क्या आपको पता है कि आपके घर के इंटीरियर की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको फॉल सीलिंग करानी है तो आपको फॉल सीलिंग कब करानी चाहिए, टाइल लगने के पहले करानी चाहिए या फिर बाद में करानी चाहिए। सेम तरीके से आपको पेंट और पॉलिश का काम कब कराना चाहिए, अपने डोर या फिर वुड वर्क का काम आपको कब कराना चाहिए। और क्या आपको पता है कि आपके इंटीरियर की प्रोसेस में कौन कौन से मटेरियल का यूज होने वाला है और उन मटेरियल की क्या क्या कॉस्टिंग होने वाली है और उन मटेरियल को खरीदते समय आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है और मार्केट स्कैम से किस तरीके से बचना है ताकि आपकी जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो वेस्ट ना हो। तो टेंशन मत लीजिए, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए पूरे इंटीरियर के लिए स्टेप बाय स्टेप सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाली है आपके इंटीरियर की प्रोसेस में। तो ये है स्टेप बाय स्टेप सीरीज का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन वर्क और सिविल वर्क के बारे में और लास्ट में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अफगाना इंटीरियर्स में। तो घर बनाने की प्रोसेस में या फिर इंटीरियर कराने की प्रोसेस में जो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन वर्क। जी हाँ दोस्तों, मैं मेरी भाषा में बोलूं तो लिखा पढ़ी का काम। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है हायर इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंजीनियर और आर्किटेक्ट को हायर करना है या फिर नहीं करना है। उनकी जो फीस रहती है, वो चार्जेस रहते हैं, उनको क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं अगर बोलूँ तो आपको इंजीनियर और आर्किटेक्ट को तो हायर करना ही चाहिए, क्योंकि एक इंजीनियर जो होता है वो साइट पर काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सब आपका साइट का काम देखता है कि यार साइट पर जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो सही तरीके का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। जो प्लिंथ बीम हो गया, फाउंडेशन हो गया, स्लैब कास्टिंग सही तरीके से हुई है या नहीं हुई, जो सरिया है हुआ, सीमेंट हो गया है, वो जो मटेरियल यूज़ किए जा रहा है वो सही क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के और अच्छे ब्रांड के यूज़ किए जा रहे हैं या नहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ों को देखता है। इसके साथ साथ आपका जो घर है उसका स्ट्रक्चर यानी फ्रेमवर्क किस तरीके से बनना चाहिए वो सारी ड्राइंग्स भी आपको प्रोवाइड कराता है। एक तो प्लेन ड्राइंग्स भी प्रोवाइड कराता है और 3D ड्राइंग्स भी आपको प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो घर है वो बनने के बाद किस तरीके से दिखाई देगा। तो ये इंजीनियर और आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा फायदा होता है उन्हें हायर करने का, क्योंकि हमारी जो आधी से ज़्यादा जो झंझट होती है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, मिस्त्रियों के साथ, वो सारी सोल्व हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें यही है कि सबसे पहले आपको एक अच्छा इंजीनियर और आर्किटेक्ट को हायर करना है। उसके बाद आपका जो प्लॉट है, खाली प्लॉट है, उसके सारे मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, सारे डायमेंशन लिखे जाएंगे, क्या उसकी लेंथ है, क्या उसकी विड्थ है और डायगोनल में क्या साइज आने वाली है, यानी सारे मेजरमेंट उसके नोट डाउन करेगा कौन, इंजीनियर और आर्किटेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपको अपने इंजीनियर को बता देना है कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स है, आपको किचन चाहिए, किचन बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, बेडरूम कितने चाहिए, आपको मास्टर बेडरूम कितने चाहिए, आपको एक चाहिए, दो चाहिए, आपको मंदिर बनवाना है, मंदिर आपको सेपरेट मंदिर चाहिए या फिर अटैच्ड मंदिर चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के साथ जरूर शेयर कर देनी है। डोर्स चाहिए, डोर्स आपको कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, वास्तु के हिसाब से आपको डोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, बीच में डोर्स चाहिए, मेन डोर कैसा चाहिए आपको, ये सारी बातें आपको अपने इंजीनियर और आर्किटेक्ट के साथ ज़रूर शेयर कर देनी है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही वो जो ड्राइंग्स है वो बनाएगा। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ है आपको कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आपको हायर करना है। अब कॉन्ट्रैक्टर दो तरह के हो सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर तो हो सकता है आपका पहचान का हो या फिर फैमिली या रिश्तेदार में हो, तो आप उसको हायर कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर आपका पहचान का नहीं है, आपको अननोन पर्सन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका प्रीवियस वर्क देखना है कि उसने काम कैसा कर रखा है। तो यहाँ पर आपके साथ स्कैम भी हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की साइट पे ले जाकर वो आपको बता सकता है कि ये काम मेरा है, क्योंकि उनकी ऊपर से ही सेटिंग हो रखी होती है। तो आपको इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो जिस साइट पर आपको ले जा रहा है वो बता रहा है कि ये काम मेरा है, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर के चले जाने के बाद उसके होम ओनर से आपको बात करना है, ठीक है। ये टिप मैं आपको दे रहा हूँ, उसके होम ओनर से आपको बात करना है। उस होम ओनर से आपसे पूछना है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्टर है कैसा है, परेशान तो नहीं करेगा, इसका काम कैसा है, सही तरीके से काम है, बार बार पैसे तो नहीं मांगेगा। वो जो होम ओनर है वो आपको पूरी डिटेल और अच्छे से बता दे देगा कि भैया ये कॉन्ट्रैक्टर खराब है, इसके साथ काम मत कराओ। या फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा है तो वो डेफिनेटली आपके साथ सही बातें
शेयर करेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है, जो आपको बाद में प्रॉब्लम्स भी नहीं आने थे, और जिसकी जो टीम होती है, जो मिस्त्री होती है वो A1 और एक्सपीरियंस मिस्त्री है, उसी कॉन्ट्रैक्टर को आपको हायर करना चाहिए। इसके बाद आपकी ID सबमिशन होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और जो चेक होता है वो भी डिपॉजिट होगा कि अगर किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर ने आपके साइट पर किसी प्रकार का डैमेज कर दिया है, नुकसान कर दिया है, तो वो आपका जो डिपॉजिट चेक हुआ है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ID सबमिशन होगी कॉन्ट्रैक्टर की, फिर सिक्योरिटी चेक आपको दिया जाएगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं कराना है, कॉन्ट्रैक्टर को ही कराना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि आप करा के लाओ, मैं नहीं करा रहा हूँ, तो वो काम कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन कॉन्ट्रैक्टर ही कराएगा। उसके बाद आपकी जो 2D ड्राइंग से 3D ड्राइंग से जो इंजीनियर ने दी है, वो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को उसे समझाएगा कि भैया यहाँ पर बीम आने वाला है, यहाँ पर खड्डा खोदने का, यहाँ पर कॉलम आने वाला है, इस तरीके से कास्टिंग होगी, यहाँ पर डोर आने वाला है। तो सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्टर को एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसकी टीम को एक्सप्लेन करेगा, उसके मिस्त्री को एक्सप्लेन करेगा, और तभी आपका जो काम है वो अच्छे से और सही तरीके से किया जाता है। अब स्टेप 2 है डेमोलिशन और सिविल वर्क। अगर आपका घर का रिनोवेशन हो रहा है तो वहाँ पर डेमोलिशन होगा, और अगर आपका नया घर बनने जा रहा है, यानी पूरा नया प्लॉट है, नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर आपका सिविल वर्क किया जाएगा। सिविल वर्क के अंदर आपकी फुटिंग तैयार करी जाएगी, सरिया सीमेंट की फुटिंग तैयार करी जाएगी, प्लिंथ बीम तैयार करा जाएगा, स्लैब कास्टिंग होती है, ईंटों की चुनाई करी जाती है, और जो आयरन की जो विंडोज़ होती है, लोहे की जो जाली होती है, वो हम ईंटों की चुनाई करते समय हम पहले ही फिट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी डोर की चौखट होती है, यानी लकड़ी की चौखट होती है, वो हमारी ईंटों की चुनाई करते समय भी हम उसे फिट कर देते हैं। अब जो लकड़ी की जो चौखट होती है वो काफ़ी सारे टाइप्स की आपको देखने को मिल जाती है भैया। टीक की लकड़ी होगी, साल की लकड़ी होगी, मरंडी की लकड़ी होगी, और शीशम वुड की लकड़ी हो गई। तो आपको कौन सी चौखट में जाना चाहिए? टू द पॉइंट मैं आपको यहाँ पर एक टिप देता हूँ कि आपको हमेशा टीक की लकड़ी और शीशम की लकड़ी की बनी हुई चौखट के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और उसमें जो अगर हम उसके ऊपर किसी प्रकार की पॉलिश करेंगे, बाद में पीओ पॉलिश या फिर किसी भी मेलामाइन पॉलिश करेंगे, तो उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगेंगे, और उसकी जो डिज़ाइन से काफ़ी अच्छी उभर कर आपको दिखाई देंगी। किसी प्रकार के इंसेक्ट और टर्माइट की उसमें समस्या नहीं होती है, किसी प्रकार का बेंड नहीं होता है, और उसके अंदर एक ऑयल पाया जाता है जिसकी वजह से टर्माइट और वो बेंड नहीं होता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसीलिए वो बेंड भी नहीं होता है, एक्सपांड भी नहीं होता है, श्रिंक भी नहीं होता। तो बहुत अच्छी लकड़ी होती है कौन सी? टीक की लकड़ी और शीशम की लकड़ी। साल की लकड़ी भी काफ़ी अच्छी होती है, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। साल की लकड़ी 3 टाइप की होती है, आपको ध्यान रखना है। एक तो मलेशियन साल होती है जो मलेशिया से हमारे इंडिया में इंपोर्ट करी जाती है। एक होती है देसी साल जो अधिकतर अब बंद हो गई है। बंद क्यों हो गई है? क्योंकि गवर्नमेंट ने लकड़ी की कटाई पर बैन कर दिया है। तो देसी साल आपको मार्केट में मिलेगी, अगर मिल रही है तो डेफिनेटली आपको देसी साल के साथ ही जाना चाहिए। और एक और होती है कपूर साल, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अब यहाँ पर आपका जो सिविल काम है वो पूरी तरीके से हो जाएगा। हम यहाँ पर सिविल काम के अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में आपको ज़्यादातर जो इंटीरियर की जो प्रोसेस होती है वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो सिविल वर्क है या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, प्लास्टर का काम, ईंटों की चुनाई का काम, फुटिंग का काम, स्लैब कास्टिंग का काम, ये सारे जो काम होते हैं वो कंस्ट्रक्शन में कंसिडर करे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में आते हैं, सिविल वर्क में आते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं रिनोवेशन के केस में आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आपका इंटीरियर के लिए रिनोवेशन आप करवा रहे हो तो सबसे पहले आपके जो फर्नीचर है, इंपॉर्टेंट आइटम्स है, बाथरूम की सैनिटरीज है, बाथ टब है, जो भी है इंपॉर्टेंट आइटम्स उसे निकलवा लेना है और किसी सेफ जगह पर आपको ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि वहाँ पर आप काफ़ी सिविल वर्क होने वाला है। उसके बाद वहाँ पर होगा डेमोलिशन का काम। आपको जो भी आपको रिनोवेशन करवाना है, जैसे कि बाथरूम को रिनोवेट करवाना है तो आपको बाथरूम को डेमोलिश करवाना होगा। वहाँ के जो दीवारों की पेंट पुट्टी और प्लास्टर है उसे चिप ऑफ करवाना होगा, निकालवाना पड़ेगा। और हो सके तो जो प्लम्बिंग लाइन्स है और जो ओल्ड आयरन की जो प्लम्बिंग लाइन्स होती है उसे आपको निकलवा लेना है। अगर किसी प्रकार की प्लम्बिंग लाइन में लीकेज आ रहा है, जॉइंट्स खराब हो रहा है, तो प्लम्बिंग लाइन्स को भी आपको निकलवा लेना है। और जो मलबा आपका डेमोलिशन पे निकला है उसे किसी अलग दूसरी जगह पर आपको डंप करवा देना है। फिर आपको पूरी की पूरी साइट को, पूरे घर को अच्छी तरीके से क्लीन करवा लेना है और हो सके तो एक बार पानी से भी धो देना है, क्योंकि हमें अपनी साइट पर किसी प्रकार का डस्ट
नहीं चाहिए। उसके बाद आपको लाइन मार्किंग कर देना है। आपकी जो आर्किटेक्ट या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर ने जो भी आपको लेआउट दिया है 2D डिज़ाइन या 3D डिज़ाइन, उसके हिसाब से आपको लाइन मार्किंग कर देना है कि आपके लिविंग रूम में यहाँ पर सोफ़ा आने वाला है, यहाँ पर टेबल आने वाली है, यहाँ पर फर्नीचर आने वाला है, यहाँ पर डाइनिंग रूम आने वाली है, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिकल का स्विच और सॉकेट का बोर्ड आने वाला है। तो आपको क्या करना है, लाइन मार्किंग पहले से ही कर देना है, बाद में किसी प्रकार की डिज़ाइनिंग और लेआउट मिस्टेक ना हो इसी वजह से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पहले जो कॉलम होंगे, बीम हो गए, उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि यहाँ पर बीम है, यहाँ पर कॉलम है। उसके बाद उस बीम और कॉलम की एक फ़ोटो खींच लेनी है और किसी अपने मोबाइल में सेफ जगह पर उसको रख देनी है, ताकि बाद में अगर हम इंटीरियर डिज़ाइन का या फिर उस वॉल पर हम वॉल पेंटिंग भी क्यों ना करें तो हमें पता होगा यार इस वॉल के पीछे तो हमारा बीम आ रहा है, कॉलम आ रहा है, तो हमें पता होगा वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपने जो भी डिज़ाइन सिलेक्ट करी है, चाहे वो डिज़ाइन आपने इंटीरियर डिज़ाइनर से क्यों ना बनवाई हो या फिर आपने नेट की मदद से या फिर हमारी वीडियोस देखकर डिज़ाइनिंग सीख कर जो डिज़ाइन अपने होम के लिए, अपने घर के लिए सिलेक्ट करी है, उसकी 4 से 5 कॉपी आपको करवा लेनी है और अपने घर के हर रूम में एक दीवार पर उसको पेस्ट कर देनी है, जिससे क्या हो, जो मिस्त्री आपके घर में काम कर रहा है उसको पता हो कि हाँ यार यहाँ इस बेडरूम में यहाँ पर ये डिज़ाइन बनवानी है, यहाँ पर ये सोफ़ा होने वाला है। वरना ये क्या होता है कि जो मिस्त्री लोग रहते हैं वो तो साइड पे क्या है, बहुत आलसी रहते हैं, वो तो मतलब अनाड़ी मिस्त्री रहते हैं। वो क्या करते हैं कि जो फॉल सीलिंग हमारे ड्राइंग रूम में होने वाली थी या फिर जो फॉल सीलिंग हमारे किचन में होने वाली थी वो हमारे बेडरूम में कर देंगे, जो बेडरूम में होने वाली थी वो हमारे किचन में कर देंगे, जो इंटीरियर हमारे दूसरे बेडरूम में होने वाला था, मास्टर बेडरूम में होने वाला था, वो हमारे पेरेंट्स रूम में कर देंगे या फिर पेरेंट्स रूम का किड्स रूम में कर देंगे। तो ये गिचुड़ पिचुड़ कर देंगे। तो आपको क्या करना है, अपने डिज़ाइन की 4 से 5 कॉपी कराकर हर रूम में, हर रूम की दीवार पर उसे पेस्ट कर देना है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके इंटीरियर का जो सिविल वर्क है यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, यानी प्लास्टर का काम हो चुका है, ईंटें की चुनाई हो चुकी है, यानी फॉल सीलिंग का प्लास्टर सब कुछ हो चुका है। इसके बाद हमारा स्टेप 3 आता है वाटर प्रूफिंग का काम। आपको वाटर प्रूफिंग करानी पड़ती है किसी भी टाइप के लीकेज से, सीपेज से छुटकारा पाने के लिए। अब दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो वाटर प्रूफिंग का स्टेप है वो काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि हमें इसमें इंटरनल वॉल वाटर प्रूफिंग, एक्सटर्नल वॉल वाटर प्रूफिंग, रूफ वाटर प्रूफिंग, टेरेस वाटर प्रूफिंग, बाथरूम वाटर प्रूफिंग, स्लैब वाटर प्रूफिंग और बहुत सारे टाइप के वाटर प्रूफिंग के बारे में हमने बात करने वाली है। और साथ ही उसके केमिकल कौन सा यूज़ करना चाहिए, आपको उस केमिकल को अप्लाई करने की क्या एग्जैक्ट प्रोसीजर होने वाली है, टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसीलिए हम इस वाटर प्रूफिंग और इलेक्ट्रिकल्स के स्टेप को हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। और हाँ, PDF और चेकलिस्ट जो मैंने आपको अनाउंसमेंट वीडियो में बताई थी वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, अगली वीडियो में क्या पार्ट 2 में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।